नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पर डे वन टॉपिक यानी वन स्लॉट और वन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इट मीन्स मतलब ये हुआ कि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 500 से लेकर 700 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से प्रश्न आते ही हैं। हमेशा प्रीलिम्स में जाएं या आप मेंस में जाएं या इंटरव्यू के सापेक्ष में जाएं, किसी भी एस्पेक्ट में जाएं आप। तो यदि हम प्रत्येक टॉपिक पर बहुत कंप्रिहेंसिव तैयारी कर लें तो ये नहीं बन पाता कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या आता है। ये सब फालतू वाली बातें होती मेरे हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ अगर आप एक टॉपिक को समझो, यहाँ तैयारी का मतलब ये मत सोचो कि मुझे प्रीलिम्स देना मेंस देना है, लेकिन उसमें प्रश्न बनते कैसे हैं। नहीं, प्रीलिम्स में आधार कैसा है पूछने का, मेंस में आधार कैसा है, और साथ में एप्लीकेशन अप्लाइड पार्ट, स्टैटिक पार्ट कैसा है, अगर डाइनिंग पार्ट कैसा है, इसको जान पाएंगे तो उससे आने वाले प्रश्नों को आराम से टैकल कर सकते हैं। आइए आज हम चर्चा करेंगे एक इकोनॉमी के टॉपिक पर। बहुत जो जबरदस्त आज के समय आप पाकिस्तान में देख पा रहे होंगे कि क्राइसिस चल रहा है, मुद्रास्फीति जिसे हम लोग कह सकते हैं, लगातार उसकी वस्तु के रेट बढ़ जाते हैं। अब ये मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, रेसेशन क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो। ये एक मेरी आर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करने की क्या है, कला है। तो यहाँ पहले हम ये क्या जाने कि इन्फ्लेशन के बारे में जो मुद्रास्फीति है ये है क्या। लोगों के दिमाग में एक जहन में रहता है कि सर मुद्रा इन्फ्लेशन हो रहा है। अब ये इन्फ्लेशन है क्या, इसके बारे में समझेंगे मतलब, और बहुत लॉजिकल पैटर्न से समझेंगे कि मुद्रास्फीति होती क्या है, क्या इसके नापने के प्रकार क्या है, मापन कैसे इसको करते हैं, साथ में इसके तरीके क्या हैं, इससे कोई लाभ भी होता है नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि जब इन्फ्लेशन होता है तो हानियाँ ही होती हैं, तो वहाँ हानि भी होती है या कुछ लाभ भी होता है, ये इसके बारे में जानेंगे। इसे भारत के सापेक्ष में हम किस तरीके से इसको उपाय कर सकते हैं, सरकार क्या उपाय करती है, इसके सापेक्ष में हम लोग और भी बातें जानेंगे। जो फ्लिक्स कर्व है वो क्या होता है, इन सब के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे ओवरव्यू। और मुद्रास्फीति के बाद जो दूसरी कंडीशन जो बनती है जिसको हम लोग मंदी कहते हैं, ये मंदी क्या होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मंदी जो है ठीक नहीं रहती है। आइए समझते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत मजा आ जाएगा। पहले ये समझो, मान लीजिए एग्जाम्पल बेस पे ये परिवार है, ये फैमिली है। अब इस फैमिली के पास सोचो, इमेजिन करिएगा, इकोनॉमिकल कंडीशन इसकी डाउन है, पैसा नहीं है इसके पास, तो क्या ये बाजार से माल खरीद पाएगी? बोलेंगे नहीं। ऊपर से लगातार यहां किसी वजह से जो रेट पहले 10 रुपए का किलो यहां आपको चीनी मिल रहा था एग्जाम्पल बेस पे, 10 की बड़ी मुसीबत से ये खरीद रहे थे। अब उसके बाद क्या होगा, ये चीनी का रेट कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहां क्या समस्या हुई कि अब रेट लगातार क्या बढ़ रहा है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि वस्तु की जब आपूर्ति कम होने लगती है, उसके साथ साथ उसकी मांग भी अलग डिफेंड करती है, यानी हलचल पैदा होती है, संतुलित नहीं होता है, असंतुलन होता है। उस कहानी को हम क्या मुद्रास्फीति कहते हैं, मंदी कहते हैं। इन सब के बारे में जानने का एक ओवरव्यू लेके हम प्रयास करेंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी करेंगे, मेंस के क्वेश्चन भी करेंगे, और कंसेप्ट और कहानी में बड़े आराम से चलेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं कि मुद्रास्फीति है क्या, इसके बारे में पूरी फिल्म से बनाते हैं। एक इमेजिंग करिएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से यहां से आ जाएगा। ये एक बाजार है, बाजार मतलब वस्तुओं का बाजार है। अब यहां से पहले बाजार में 10 चीजें आ रही हूं, कहां से, यहां से कहीं से भी उत्पन्न होने के बाद। अब ये चीजें क्या आने लगी, यहां पे 8 आने लगे, 7 आने लगे। एग्जाम्पल बेस में समझा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो यहां से जब आपूर्ति उसकी कम होने लगती है और उसकी फिर लगातार लगेगा कि लोगों को यहाँ पे कि इसकी मांग बढ़ रही, कम हो रही है, दिक्कतें आएंगी, तो यहाँ लगातार उसकी मांग बढ़ेगी। यानी जहाँ पहले लोग यहाँ जाएंगे स्टोर करने के लिए समस्याएं लेके, या मान लीजिए लोगों के पास पैसा आ गया लेकिन वो यहाँ से माल नहीं आ पा रहा है, तो फिर ये जो वस्तु जो 10 रुपए की पहले बिक रही थी, मान लेते एग्जाम्पल बेस पे, इसके रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यानी जब आपूर्ति कम होने से उसकी मांग जब बढ़ जाती है तो वस्तु के स्तर में, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। नॉर्मली बात है, आपने देखा भी वो कभी कभी हलचल पैदा कब होती है, हलचल पैदा होती है कि वहां प्रोडक्शन कम हो रहा हो, डिमांड बढ़ रही हो। तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से माल कम आ पाएगा और यहाँ उसकी डिमांड बढ़ने से उसके लोग ज्यादा पहुंचेंगे लेके। अब लोग ज्यादा लेने पहुंच क्यों रहे हैं, इसके पीछे लॉजिकल बैठ गया, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया क्या, लोगों के पास सब्सिडी मिल गई क्या, लोगों के पास वजीफा आ गया क्या। आपने देखा भी होगा जब बाजार में कुछ त्योहार वगैरह होते हैं
तो लोग क्या करते हैं, वहाँ खर्च करने का प्रयास कर लेते हैं, चाहे कहीं से भी खर्च करें, उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है खर्च करने के लिए, त्योहार में ये चीज़ लेके आनी है। उधर त्योहार में मार्केट में जाते हैं और जब ये यहाँ पे माल इतना नहीं आ पाता तो उसके रेट क्या होते हैं, तुमने हर चीज़ के रेट देखे होंगे, चाहे वो किसी वस्तु के रेट क्यों ना हो, वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को आज पाकिस्तान में तुम जाओगे, वहां पे क्या हो रहा है, वहां माल कम पहुंच पा रहा है, लोग वहां लेने के लिए आ रहे हैं, भैया कर लें, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो वहां टमाटर आलू ही 500 रुपए किलो बिक रहा है भैया। तो इससे क्या हो रहा है, वहां हलचल पैदा हो रही है। यदि मैं एक ही शब्द में कहूं कि मुद्रास्फीति क्या है, किसी भी देश के अंतर्गत जब वस्तुओं की आपूर्ति कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है, आपूर्ति कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है, तो उसके वस्तु के मूल्य में क्या होता है, वृद्धि होता है। वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होता है, उसे मुद्रा का जो मूल्य होता है वो गिरता है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, गिर जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के दो प्रकार हैं, समझेंगे उसको भी, लेकिन मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना है जो पैसे के साथ वहाँ पे आय के संतुलन को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम लोग मुद्रास्फीति। अब ये मुद्रास्फीति कई प्रकार से कहा जाए तो अनेक प्रकार की हो सकती है, कम मुद्रास्फीति, रैंकती मुद्रास्फीति, समझेंगे सारी कहानी को अभी बहुत आराम से। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, बहुत आनंद आता है क्योंकि हम उसके साथ जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को, समाज को देखने का प्रयास करते हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि मुद्रास्फीति क्या है या इसका मीन्स क्या है, तो आप बता पाएंगे कि मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना है, मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना है जहां पे आप वस्तुओं की जो आपूर्ति है, अब आपूर्ति कहां से होती है, वो आपूर्ति श्रृंखला है, समझेंगे अभी। इसके पीछे कृषि क्षेत्र भी है, इसके पीछे उत्पादन क्षेत्र भी है, इसके पीछे अन्य बाकी क्षेत्र भी रखे हुए हैं। तो आप अगर मान लीजिए कृषि से पैदा कम हो पा रहा है, इसलिए यहाँ कम पहुँच पा रहा है, और कम होने की वजह से मार्केट में कम जाएगा, और मार्केट में जाएगा तो लोग लगातार, जनसंख्या बढ़ ही रही है, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी, ध्यान रखना, तो इससे क्या होगा, जब मांग बढ़ेगी तो उसके जो रेट हैं, उसकी जो मूल्य है, उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका मूल्य जो बढ़ेगा तो यहाँ जो हलचल पैदा होगी, यहाँ जो मुद्रा का जो मूल्य डिफरेंट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुद्रा। ऐसी घटना को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब सोचो, इसके पीछे काम करना है या फिर इसके पीछे काम करना है। सरकार के पास दोनों ही रास्ते हैं कि मुद्रास्फीति बाजार में माल को पहुंचाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। यहाँ माल समझेंगे अभी कि दो प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, उसको समझेंगे। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि मुद्रास्फीति क्या है, कि मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपूर्ति कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ने के बाद उसका जो मूल्य है वो लगातार वृद्धि करने लगता है, तो उसके प्रकार के जो हलचल है, उस प्रकार की समस्या को या असंतुलन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। समझो पाकिस्तान के एग्जाम्पल से, वहाँ एग्जाम्पल समझिएगा, वहाँ माल नहीं पहुँच पा रहा है, आयात भी कम हो गया, उत्पादन भी कम हो गया, तो माल कम होने की वजह से लोग तो वही है ना, पहले वाले, उतना ही लोग खाते हैं, इतना ही लोग वहन करते हैं, तो उनकी लगातार क्या होगी, मांग बढ़ रही है, भैया लाइए लाइए। तो ऐसा होने की वजह से यहाँ का जो उसका मूल्य है किसी वस्तु का, वो लगातार क्या हो गया, बढ़ जाता है। अब ये बढ़ जाता है यानी इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रही है। तो अब अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति क्या है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप बता पाओगे, कमेंट करके बताइएगा, सर समझ चुके हैं, हम इसको बता पाएंगे। बहुत इजी वे में पढ़ते हैं, पूरी कहानी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जिन लोगों को ग्रुप में ऐड नहीं हुआ वो ऐड हो जाइएगा, बहुत मजा आ जाएगा। दूसरी बात, अब नंबर 2 बात करते हैं कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत मजा आने वाला है। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि दो प्रकार की हमारे पास मुद्रास्फीति होती है, एक तो होती है मांग जनित, एक होती है लागत जनित। अब एक बात सोचिएगा, बहुत मजे की बात यहां से समझने का प्रयास करें, इन सबको छोड़ के थोड़ी सी पॉइंट को समझे मेरे साथ आप लोग आके। जैसे यहां से मुद्रास्फीति के दो प्रकार हैं इन्फ्लेशन के, एक तो यहां पे डिमांड, और यहां लागत, जिसको कॉस्ट कह सकते हैं। सोचो, इमेजिन करिएगा बहुत मस्ती के साथ, लोग डिमांड कब करेंगे, लोग डिमांड कब करेंगे, जब लोगों के पास क्या होगा, आय ज्यादा हो जाएगी भैया। अब आय ज्यादा हुई क्यों, इसके पीछे लॉजिकल पैटर्न है। तो जब माल पहले यहां 10 आ रहा था, अब यहां पे इसको 10 खरीदार ही थे, लेकिन यहां पे 10 ही लोग खरीदे थे, अब 11वें लोग के आदमी के पास भी पैसा आ गया, तो 11वां आदमी भी उसे खरीदने जाएगा। ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, जब पड़ोस में कुछ आ जाता है, उसके पास जब पैसा आएगा तो सोचता है मैं भी लेके आऊंगा, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ जब 11वें आदमी के पास जाएगा तो यहाँ पे ये भी कहेगा भैया मुझे भी चाहिए। अब यहाँ 10 ही माल है, तो अब 11 लोगों को बांटना, तो क्या करेंगे, यहाँ से हल्के इसके रेट बढ़ जाते हैं, जिससे कि किसी एक व्यक्ति यहाँ लेने में सक्षम ना हो पाए, 11 को माल मिल जाए। तो यहाँ से जब व्यक्तियों के पास आय बढ़ जाती है, या और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं, तो यहाँ पैसा ज्यादा आने से लोग बाजार में जाते हैं, वस्तु तो उतनी ही है,
और जब वस्तु वही उतनी है तो यहाँ डिमांड बढ़ने से जो असंतुलन पैदा होता है उसके मूल्य में वस्तु के, उसे हम लोग डिमांड या कह सकते हैं कि मांग जनित इन्फ्लेशन कहते हैं, डिमांड पुल कह सकते हैं। नंबर 2, अब लागत जनित की बात करें, सपोज कर लीजिएगा इसको पैदा करने में 10 ही रुपए लग रहे थे, लेकिन अब जो कच्चा माल है या बारिश की वजह से या किसी कृषि की वजह से या किसी और वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से या सुरक्षा की वजह से या कोई आपदा विपदा की वजह से जो इसमें लागत आ रही थी वो 10 रुपये आ रही थी, लेकिन अब जो इन सब की वजह से लागत हो गई 15 रुपये में बन रहा है। अब ये माल जब यहाँ जाएगा तो समस्या क्या पैदा होगी, जहाँ पहले 10 का जा रहा था अब वो 15 का जा रहा, यानी क्या हुआ, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। तो लागत क्यों बढ़ी, जब कच्चा माल महंगा हुआ, बाकी चीजें क्या हुई, एक प्रकार से महंगी हुई। तो 2 प्रकार की इन्फ्लेशन होती है, या तो लोग डिमांड करें या फिर वो लागत उसमें ज्यादा लग जाए तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो रेट बढ़ने की प्रक्रिया को तो इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ रेट कब बढ़े, जो लोगों ने मांगा या लोगों ने लगाने के लिए यहाँ पे ज्यादा लगाया। बात क्लियर है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स इन इन्फ्लेशन, तो यू कैन से ओनली 2 टाइप इन्फ्लेशन, फर्स्ट इज डिमांड पुल एंड सेकंड इज कॉस्ट पुल, राइट। फर्स्ट क्या बोल रखा है, यहां से पढ़िएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी बिकम मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कह सकते हैं कि जब जो सप्लाई हो रही हो उससे ज्यादा डिमांड आ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। बहुत आराम समझ पा रहे होंगे। नंबर 2, यहां से कोस्ट जो पुल है उसको समझ मैंने बता दिया कि जब वस्तु और सेवाओं की कुल आपूर्ति में कमी आ जाती है और उत्पादन लागत में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहां जब लागत में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो यहां से आप समझ पाए हैं कि एक प्रकार से कि इन्फ्लेशन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुल। अब ये क्या होता है मैंने आपको और सिंपल वे में समझा दिया। चलें आगे चलते हैं, बहुत मस्ती के साथ ये पूरी पाठशाला चलती रहेगी, आपका प्यार बना रहे बस। रही बात इसके मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखिए सरकार के पास कुछ मानक होते हैं कि भैया हम किस प्रकार से नापें। तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से, जिसको थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, उसके माध्यम से नापा जाता है। एक आधार वर्ष नापाया गया है। 2011-12 क्या है, इसका वर्तमान में आधार वर्ष है। अब सपोजिएगा जैसे आपने यहाँ कोई वस्तु ली, मान लो ये मार्कर ले लिया, इसका रेट आज 10 है, कल को 11 हो गया, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, 1% बढ़ा है। तो यानी ये कहानी 2011 से 12 तक की, अभी तक हम उसी बेस को मानते हुए चले आ रहे हैं जो WPI 2011। इसको उद्योग मंत्रालय जो है तैयार करता है, यानी थोक मूल्य सूचकांक के रूप में जो महंगाई बढ़ रही है घट रही है इसके बारे में डिपेंड करता है। इसको पहली बार इंडिया में फैक्ट के रूप में 10 जनवरी 1942 में स्टार्ट किया गया। इसका जो आधार वर्ष था 1939 था। 7 में इसको लगातार देखा जाए तो 1992 आया, फिर 1961-62 आया, 1970-71 आया, 81-81 आया, 80-81, 93-94, 2004-05 और 2011-12। यहाँ लगभग 657 वस्तुओं को रखा गया है जो इन्फ्लेशन के आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए सहायता प्रदान करती है। दिमाग में बात आ गई कि इन्फ्लेशन को कौन काउंट करता है, इन्फ्लेशन का आधार वर्ष लगातार वो पूछता रहता है, इन्फ्लेशन में कितनी वस्तुओं को रखा गया है, तो यानी इतनी वस्तुओं को इन्फ्लेशन में काउंटिंग, मुद्रास्फीति के रूप में काउंटिंग किया जाता है। इस बात से आप बिल्कुल सहमत तरीके से हो पा रहे होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें इन सब चीज़ों की जानकारी बहुत मस्ती के साथ हम लोग समझ पा रहे हैं। अगला पॉइंट जो इसमें हम लोग बात करेंगे वो क्या है, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, अगला फ्लिक्स कर्व है। इसके बारे में जानकारी आपको मिल ही रही होगी कि हमारे पास एक यहाँ से न्यूजीलैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था यहाँ पे A.W. फिलिप्स। इन्होंने कहा, बड़े मस्ती के पास समझने का प्रयास करें, मैं इसको ओरली वे में समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो उससे रोजगार में वृद्धि होगी। तो यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक चीज को झेलना ही पड़ेगा। अगर आपको बेरोजगारी खत्म करनी है तो मुद्रास्फीति को झेलिएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कोई कंपनी है अगर माल बनाती है मान लेते हैं, तो यहाँ इसके रेट अगर बढ़ रहे हैं, यहाँ डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। यानी डिमांड बढ़ रही है और बाजार में नहीं पहुंच पा रहा, तो यानी उसके रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन। अब इसको पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काम पे रोजगार देने पड़ेंगे लोगों को। अब रोजगार देने का मतलब हुआ कि रोजगार जब आएंगे जब यहाँ डिमांड होगी मार्केट में। तो मार्केट में अगर डिमांड है तभी तो लोग बेरोजगार नहीं है, यानी रोजगार मिलेगा। अब मार्केट में जब डिमांड ही नहीं होगी तो लोगों को लगा के कंपनी में करेंगे क्या। तो डिमांड आनी चाहिए मार्केट से, और डिमांड कब आएगी, लोग मार्केट में जाके खरीदने का प्रयास करेंगे। तो जब आए उनके पास ज्यादा आएगी, खरीदने का प्रयास करेंगे तो इन्फ्लेशन होगी, और इन्फ्लेशन होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां क्या करेंगी, माल को बनाएंगी। और माल कौन बनाएगा, माल बनाएंगे लोग बनाएंगे। तो ये कहा जाता है कि हमारे इंडिया में कि इन्फ्लेशन जो है एक प्रकार से, एक वर्ड अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ अपोजिट होती है हमेशा।
ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि इन्फ्लेशन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इसके कारक हैं, इन सब पे विशेष ध्यान रखेंगे तो यहाँ से कहानी बन जाएगी कि जो न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री उन्होंने कहा है कि ये अपोजिशन होती है, यानी लिखा है डेवलप A.W. फिलिप्स आर्ग्यूज दैट द इनवर्स एंड स्टेबल रिलेशनशिप, इन दोनों का जो संबंध है वो आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? कमेंट करके बताएं कि सर बिल्कुल मजा आ गया, आगे चलें। अगर यहाँ तक आप सेटिस्फाई हैं तो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और आपको आनंद आता हुआ चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर, यहाँ तक मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण हैं। अब मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारक हैं, अगर ये इन बातों को आप समझ जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करें। देखिएगा, दो प्रकार की होती है, तो पहला है डिमांड की बात करेंगे। अब इसको बहुत लॉजिकल पैटर्न से समझने का प्रयास करते हैं कि मुद्रास्फीति कौन कौन से कारण हैं। यहाँ बहुत सारे एस्पेक्ट बन सकते हैं, लेकिन हम मस्ती के साथ पहले डिमांड की बात कर लेते हैं कि डिमांड के एस्पेक्ट में कौन कौन से इसकी कहानी बन सकती है। जैसे पहला, डिमांड कब बढ़ेगी? जो लोगों के पास आय ज्यादा हो जाएगी। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि यहाँ आय ज्यादा होने पर, आय ज्यादा होगी, लोग भगे भगे मार्केट जाएंगे और फिर उसके बाद जो जैसा साइड में चल रहा है वैसा लेके आ जाएंगे। उसके बाद आय कब बढ़ी? जब रोजगार में वृद्धि हुई। देखिएगा, अब रोजगार में वृद्धि होगी तो लोग क्या होगा, उनके पास ज्यादा आएगी और उसके बाद हो जाएगा। साथ में यहां पे कभी कभी आप देख पाते होंगे जो जिस चीज को पहले 2 लोग यूज कर रहे हो अब उसको 4 लोग यूज करेंगे, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण भी क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से लोग लेने जाएंगे तो उसके मूल्य लगातार क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, एक हमारे पास यहाँ आरबीआई बैठी हुई है, और आरबीआई जो है यहाँ पे निचली कोऑर्डिनेट करने के लिए बाकी बैंक के, मान लो एसबीआई बैठा हुआ है और यहाँ जनता बैठी हुई है। यहाँ से जो पैसा मिल रहा है अगर मान लो वो कम रेट में मिलेगा तो यहाँ भी पैसा किस रेट में जाएगा, कम रेट में जाएगा। और कम रेट में जाने से लोग क्या कहते हैं, मान लीजिएगा आज 2% लोन कर दीजिएगा, सब लोग भगे भगे बैंक जाएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, घरवाली को, पत्नी को, पति को कुछ ज्वेलरी दिलवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बैंक को जो रेट होते हैं उसमें कमी होने से भी बाजार में पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ आप नंबर 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ से बैंकों के द्वारा अधिक ऋण देने पर, बैंकों के द्वारा अधिक ऋण देने पर, यानी अधिक ऋण मतलब अधिक पैसा मिल जाए तो क्या होता है, लोग यहाँ यूज करते हैं। आज ही तुम बोल दो भैया 1% पे क्या है हमारे देश में सबको पैसा मिलेगा, सब खरीद लाएंगे, BMW गाड़ियां खरीदेंगे। आपने देखा भी होगा किसान यही काम करता है। कम रेट पर अगर केसीसी मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड, तो सबके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, चाहे उसके पास संपत्ति अपार है लेकिन उसने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेट कम है, तो इसीलिए ना कि भाई उसका यूज कहीं और कर रहा है। तो आपके दिमाग में पड़ जानी चाहिए कि यहाँ बैंकों के दरों में जो दर कम होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ। अब देखो, मैं आपको यहीं से पॉइंट बताऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा। जब आप बैंक की रेट ऑफ देयर कम हुई तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आया, और जब पैसा आया तो उसको खरीदने के लिए मार्केट चले गए। अब तुम्हें मुद्रास्फीति को रोकना है तो लोगों के पास पैसा कम देना पड़ेगा, और पैसा कम देने के लिए रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी उनको रेट 9% कर दो ब्याज की दर, लोग कम आएंगे खरीदने के लिए, लोग कम आएंगे तो बाजार में पैसा कम होगा, बाजार में पैसा कम होगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड कम होगी तो मुद्रास्फीति क्या जाएगी, नियंत्रण हो जाएगी। सरकार भी यही चाहती है, देश भी यही चाहता है कि हमारा इन्फ्लेशन ना तो घटे ना बढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ मांग बढ़ रही है तो कंपनियां खत्म हो रही हैं, एक तरफ कंपनियां पैदा कर रही हैं, डिमांड ही नहीं है। तो बैलेंस करना इकोनॉमी को, घर बैठ के जवान चलाना बड़ा आसान होता है, लेकिन देश के लिए इकोनॉमी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहां बैलेंस करना, यानी ऊपर जाओगे इधर उधर खाई है, इधर कुछ और है, दोनों तरफ भी गिरना है। लेकिन हमें बैलेंस करने के लिए इकोनॉमी को इन्फ्लेशन के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद और भी इसमें है, जो दर है हमारे पास, जो रेट है लगातार। आप सोचिएगा, आप इनकम टैक्स देते हैं, मान लीजिएगा अपनी पैसे का 4 लाख का 5% देते हैं, अब इसको तुम 1% दर कर दीजिएगा तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कितना ही कमाओ, 1% देना ही है। तो यहां दरों में क्या होता है, दर घटने बढ़ने की वजह से क्या होता है, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो यहां दरों का भी रोल है। और भी समझिएगा, सबसे मजे की बात यह है, देखिएगा भारत का नागरिक बड़ा एंजॉय तरीके से जीता है। और भी समझो इसके पॉइंट, जैसे सब्सिडी मिल जाए, ये भी एक कारक है। तुमने देखा होगा सब्सिडी है या भत्ता है या कहीं से कोई लॉटरी लग गई है, ये सारी कहानी आप समझ रहे हैं कि जब कहीं से आपको 100 रुपये 50 रुपये पड़े हुए मिल जाते हैं, आप उसको अपनी इनकम में काउंट नहीं करते हो,
क्या करेंगे, जाएंगे वहां पे ठेले पर, कोई रसगुल्ले खाएगा, कोई जलेबी खाएगा, कोई शराब पिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। अब तुमको कहीं से 50,000 मिल जाए, तुम क्या करोगे, 50,000 मिल चुका, चलिए घर में फ्रिज लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, ऐसा ही करोगे ना। 1 लाख मिल जाए, चलो पत्नी को ज्वेलरी बना देते हैं। इसका क्या हुआ, आपको कहीं से ऐसा पैसा मिल गया, लॉटरी का, सब्सिडी का, भत्ते का, जो हमें एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर लेता है, यानी उसकी मांग बढ़ा देता है। तो जब आपको ऐसा पैसा मिला तो उसने जनता ने क्या कर दिया, उसकी डिमांड को बढ़ा दी। तो अगर आपके दिमाग में फंस चुका है क्वेश्चन कि सर जी डिमांड जो इन्फ्लेशन जो है, डिमांड कैसे बढ़ती है, ये सारे क्या है इसके कारक हैं, और 1-2 कारक भी हो सकता है, उसको भी लिखने का प्रयास करें, वहां से आपको दिमाग में चीजें बनती हुई चली जाएंगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो किसी को कमेंट करो, सर जी हाँ बिल्कुल हम समझ चुके हो। सब कमेंट जरूर कराए, और उसमें यह मजा आता है कि तुम समझ पाओ। दूसरी बात, नंबर 2 है लागत और पूर्ति की कमी। दूसरे पॉइंट की बात करें, लागत और पूर्ति की कमी, इसको भी समझ लेते देखिएगा दूसरे पॉइंट में, बहुत मस्ती के साथ। यहीं पे एक बात सोचो, कभी कभी हमारे पास आपूर्ति संकट आने की वजह से, जो प्राकृतिक आपदा है, मान लो इस बार गेहूं है, मार्केट में जाएगा, बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, कम जाएगा ना। तो जब कम जाएगा तो वहां आपूर्ति श्रृंखला क्या होगी, गड़बड़ा गई है। तो वहां आयात में, घरेलू आयात में क्या होगा, यहां पे बढ़ेगी, और निर्यात क्या होगा, कम होगा। तो यहां डिमांड भी अनुकूल प्रतिकूल होगी। एग्जाम्पल समझिएगा, अभी हाल ही के देशों में हमने ये भी देखा है, जैसे सऊदी अरब से हमारे पास तेल आता है, और वहां हमारा सऊदी अरब से कोई संबंध खराब हो जाए, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि तेल का जो ढांचागत नीति है वो चेंज हो जाएगी, और वहां चेंज होने से वहां से तेल कम आ पाएगा, कहीं और से आएगा या महंगा आएगा, तो उससे बाजार में हलचल पैदा होगी नहीं होगी, बताओ। तो माल कम है, डिमांड उतनी है, तो उसके रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। यही तो कारण है कि भारत एक ऐसा मुल्क है, भैया सारा तेल बाहर से मंगाता है। अपने घर में तेल की असम में एक डिगबोई में निकल भी आया तो उससे हो क्या रहा है हमारे देश में भाई। तो यहाँ लागत का मतलब ये रहा कि आपूर्ति श्रृंखला में जैसे बाढ़ आ जाती है, या खाद्यान्न में कमी हो जाती है, या कोई अन्य समस्या आ जाती है, इनकी वजह से भी लगातार उनके मूल्य बढ़ जाते हैं, और डिमांड लगातार बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहे हैं। तो उस हलचल को, अंतराल को, गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इन्फ्लेशन के रूप में जानने का प्रयास कर लेते हैं। और भी इसके कारण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लोबल फैक्टर यानी वैश्विक कारण के बारे में समझेंगे बहुत इजी वे में। एक बात सोचो, आज पाकिस्तान संकट से क्यों जूझ रहा है, क्योंकि उसके पारिवारिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंध ठीक नहीं थे। तो यानी अगर ये ठीक नहीं है तो विपदा में लोग उसके काम ही नहीं आ पाए, तो वहां के रेट लगातार क्या हो गए, बढ़ गए। रेट बढ़ रहे हैं, रेट क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उनके पास है ही नहीं देने के लिए। अब एक तरफ देने के लिए है नहीं, लोग चाह रहे हैं भैया लाओ हमें आलू 1 किलो, टमाटर 1 किलो, लेकिन उनके पास है नहीं, और लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके रेट बढ़ जाएंगे। फिर कुछ लोग क्या करेंगे, भैया हम नहीं खरीद रहे हैं, बहुत महंगा रेट है। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो आर्थिक स्तर पर जब वैश्विक स्तर पर कुछ समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे संधि को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ मजा आ जाता है कि यहाँ पे वैश्विक कारक भी होता है मुद्रास्फीति की डिमांड को लगातार चेंज करने का। कमेंट जरूर करिएगा सर मजा आ रहा नहीं आ रहा है। इसको मैं लाइव लेके आना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं लाइव लेके आना, कि पर डे हम डिस्कशन करेंगे वन स्लॉ वन टॉपिक, इवन जानेंगे उसके कंसेप्ट को, फैक्ट को, सब चीज़ों को। मजा आएगा, कमेंट करिए, नहीं आएगा मत करिएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है कि क्यों होती है। रही बात करते हैं इफेक्ट के बारे में। देखिएगा इसके बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अकेला इफेक्ट कोई पड़ता ही नहीं है, 2 इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक जो प्रभावित वर्ग होगा वो लाभ में जाएगा, एक जो प्रभावित वर्ग होगा वो हानि में जाएगा। अब देखो मजे की बात, देखो बहुत मजा आपको आने वाला है, यहां से बढ़ेगा। सपोज कर लीजिएगा आप मार्केट में यहां डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, रेट बढ़े और लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ जो कृषि क्षेत्र बहता है या जो उत्पादन करता है, सरकारें भी सब लोग बोलेंगे भैया यहाँ 10 किलो आलू चाहिए, तुम 2 किलो दे रहे हो, 8 किलो और पैदा करो। तो यहाँ से आप ये मान के चलें, आपको ये मजा आ जाएगा कि जो यहाँ कृषि वर्ग होता है, उत्पादन वर्ग होता है, या व्यापारी वर्ग होता है, वो लाभ में जाता है। समझो एग्जाम्पल बेस पे तुमने क्या कर रखा है, 2 किलो आलू इकट्ठा करके रख रखा है, एग्जाम्पल बेस पे समझो। अब कल को यहाँ डिमांड बढ़ रही है, तुमने तो इसको लेके रख लिया ना, तो यहाँ पे अगर डिमांड बढ़ रही है, तुमने इसको 2 रुपए किलो ही लिया था, डिमांड बढ़ रही है, इसके रेट बढ़ेंगे, हो गए 200 रुपए किलो मान लेते हैं, तो क्या हुआ, व्यापारी वर्ग इसमें लाभ में जाता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं पॉजिटिव में, कि यहाँ कृषि जो है, कृषक जो है, या व्यापारी जो है, या जो उत्पादन कर रहा है, वो भैया यहाँ लाभ में मजे में रहता है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ रहे हैं, तो वहां पे पैदा करेंगे तो जितना मजा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मजे की बात और भी सीखिएगा, इसके जो
अब पैदा कौन करेगा? पैदा करेंगे वर्कर, और जब वर्कर करेंगे तो रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा निकल के कि भैया इसके रोजगार में क्या होती है? वृद्धि होती है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? अब रोजगार में जब वृद्धि होगी तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट पॉजिटिव भी पड़ता है। और समझो, जब हमारे पास घर में नहीं होगा देने के लिए मार्केट में, हम क्या करेंगे? हम आयात ज्यादा करेंगे। तो यहाँ इस कंडीशन में एक ये आयात क्या होता है? बढ़ जाता है। ये इसका लोगों का फायदा। अब आयात बढ़ेगा तो आयात बढ़ने से क्या होगा? दूसरों लोगों को फायदा होगा। समझ रहे हो ना? तो अब यहां निगेटिव की बात करें तो निगेटिव वर्ग में अगर हम लोग देखें तो मजे की बात सोचिएगा, जो सार्वजनिक बचत होती है हमारे देश में, मान लीजिएगा आप एक परिवार चलाते हैं और परिवार चलाते यहाँ पे सोचते हैं कि भैया मेरे पास 10 रुपये बचे हुए हैं। आपके पास कोई यहाँ जो रेट है आपने सोच रखा है कि दूध को मुझे 10 रुपये खर्च करना है, कल को दूध के रेट ही 20 रुपये हो जाए लेकिन तुम्हारे पास 10 रुपये ही आते हैं रोज के या महीने के या बचत है, तो यहाँ ज़्यादा खर्च होगा नहीं होगा? ऐसा करने से लोगों की जो सेविंग है वो लगातार क्या हो जाती है? घट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार की सेविंग भी, राज्य की सेविंग सबकी घट जाएगी। उसके बाद यहां से सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि यहां जो निर्यात करते थे वो हम पहले अपने घर को पूरा करेंगे या बाहर भेजेंगे? तो पहले भैया अपने घर में पूरा करेंगे। तो यानी इनका निर्यात जो है, यानी इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जो है वो घट जाएगा, इंपोर्ट यहां से बढ़ जाता है। तो यहां आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद जो सरकारी पॉलिसी होती है, सरकार की जो ब्रांड होता है, समूह होता है, देखा नहीं आज के समय इन्फ्लेशन चल रही है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? बड़े बड़े कंपनियां बेचना स्टार्ट कर दिया। इंडिया भी यही कर रहा है ना, प्राइवेट में कन्वर्ट करने का। तो इसका वजह मतलब हम भी कहीं दूर नहीं है उससे। तो यहाँ कह सकते हैं कि सरकारी संपत्तियां बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सरकारी संपत्तियों के साथ ब्रांड है या पॉलिसी है, ये सब लोग करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी यहाँ इन्फ्लेशन के दोनों ही एस्पेक्ट समझने का प्रयास करें कि एक लाभ में जाता है और एक हानि में जाता है। दोनों ही पक्षों को अगर समझेंगे तो आपको मजा यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से रेसेशन, इसको इन्फ्लेशन को रोकने के क्या उपाय हैं। बहुत मजा यहाँ से आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो पूरी कहानी को? तो कमेंट करके बताएं सर जी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो क्या होगा, रोकने के उपाय क्या हैं? रोकने के बहुत सारे उपाय बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, मार्केट ये है, यहाँ से पैदा होकर पहुंच ही नहीं पा रहा, लोग यहाँ से धन रखना डिमांड कर रहे हैं। यहाँ वस्तुएं दो ही हैं, डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे 4 की, और यहाँ से डिमांड कर रहे हैं यहाँ 4 की, और वस्तुएं यहाँ से 2 ही पहुंच पा रही हैं। तो आप क्या करेंगे? इसके रेट बढ़ेंगे। तो अब 2 ही रास्ते हैं, या तो उत्पादन ज्यादा कराओ जिससे कि डिमांड पूरी हो जाए, या लोगों की डिमांड को ही खत्म कर दो। क्लियर है यहां तक? लोगों की डिमांड को ही खत्म कर दो, डिमांड ही नहीं करेंगे, आ जाएगा बैलेंस। इसलिए तुम कहते हो ना कि भाई नाइक का जूता, इसका जूता महंगा क्यों होता है? उसे कुछ लोग ही खरीद पाते हैं। अब सब लोग नाइक के जूते खरीदने पहुंच जाएंगे तो नाइक की डिमांड बढ़ेगी, उसके रेट और बढ़ जाएंगे। तो 2 ही रास्ते हैं, ये तो गरीब की सोच को ही खत्म कर दो, और गरीब को अगर अमीर करना तो उसके लिए पैसा दे दो उसको। अब यहां से क्या बढ़ेगा? 2 पॉइंट समझने का प्रयास करें। हमारे देश में सबसे बड़ी चीज होती है मौद्रिक नीति। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सबसे बड़ा इफेक्ट इस पे ही डाला जाता है जिसको बोलते हैं बैंकों की दरें। अब देखो यहां बड़ा बड़ा मजा आ जाएगा तुमको, बहुत एक ही पॉइंट समझ जाओगे। आरबीआई सबका बाप बैठा हुआ है, उनके छोटे छोटे बेटे हैं एसबीआई, ये सब बैठे हुए हैं। इन सबका ध्यान रखना, जनता सेवक बैठी हुई है जो लेने के लिए पैसा, यहां से पैसा 9% पे जाएगा और यहां पैसा फिर जाएगा 11% पे। तो लोग यहां जनता पैसा ऋण लेगी ही नहीं काम करने के लिए, और नहीं लेगी तो डिमांड ही नहीं करेगी, और डिमांड नहीं करेगी तो भैया बात ही खत्म। डिमांड नहीं तो पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे मतलब क्या तुम्हें? लेकिन अगर यहां पैसा तुम्हें भेजना, तो 2 ही रास्ते हैं कि जो मौद्रिक नीति है बैलेंस करने के लिए, अब डिपेंड ये आता है कि इन लोगों के पास इतना है या नहीं है जो बाजार में भेज रहे हैं पैसा। और जब इनके पास ही नहीं होगा तो रेट ये भी बढ़ाएंगे, रेट बढ़ा के डिमांड को ही खत्म कर देंगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी जब हमें लगता है कि हम जलेबी खा नहीं सकते, 100 रुपये किलो है, हमारी जेब में 90 रुपये हैं, 10 रुपये हमारे पास कहाँ से आएंगे? सोचेंगे कहीं से कर लेते जुगाड़, लेकिन जलेबी का रेट 150 रुपये कर दो तो छोड़ेंगे। जलेबी खट्टी होती हैं, जलेबी खराब होती है, यानी अंगूर खट्टे हैं ना, हाथ ना आए। तो ऐसा ही ऑप्शन है कि यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि बैंकों के द्वारा ही जनता की डिमांड को पूरा किया जाता है, यानी पूरा किया जाएगा, या फिर यहाँ पे खत्म किया जाएगा। पूरा करेंगे तो पैसा भेजना पड़ेगा, खत्म करेंगे तो यहाँ से पैसे को और खींचना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो कुछ है इसे और ले आओ यहाँ को। तो दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे मौद्रिक नीति को बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी इन्फ्लेशन क्या होता है, जो हमारे पास काला बाजारी होता है, जिसको स्टोर कहते हैं काला बाजारी। इट मीन्स मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जब कभी कभी
जो बड़े बड़े गोदाम हैं अडानी अंबानी के अब लगातार बनने लगे हैं। अब गेहूं के सीजन में इन लोगों ने गेहूं इकट्ठा कर लिया, मान लेते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने गेहूं इकट्ठा कर लिया, मार्केट में डिमांड हो रही है। अब ये सोच रहे हैं भैया आज 2 रुपये किलो है, कल को थोड़ा रुक जाओ, कल को 3 रुपये किलो होगा, परसों 4 रुपये किलो होगा। तो लगातार डिमांड बढ़ने की वजह से, रेट बढ़ने की वजह से ये काला बाजारी भी होती है। तो काला बाजारी पर जब तक रोक नहीं लगाते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के जो रेट है लगातार, उसके मूल्य के रेट लगातार बढ़ते रहते हैं। तो जरूरी होता है उपाय करने के लिए कि काला बाजारी को भी चिन्हित करना। ये जो भंडारण है हमारे, ये कब काम आएंगे? ये जब काम आएंगे जब इन्फ्लेशन होगी। लेकिन यहाँ इसके रेट लगातार बढ़ते बढ़ते जब व्यापारी सोचता है कि भैया रेट बढ़िया हो गया, तब उसको निकाल लेता है। ऐसा ही करता है किसान भी ना, पिपरमेंट का तेल स्टोर कर लेता है ना सेशन में, और फिर वो सेशन में बेचता है कि जब उसे लगता है कि रेट लगातार बढ़ रहे हैं। गेहूं भी ऐसे करता है, बाकी गन्ने को तो नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें वो ऐसे करता है जिसको कर लेता है। और भी यहाँ बहुत सारे रास्ते आपके दिमाग में बन सकते हैं कि जो वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला है उसको बेहतर किया जाए। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब है कि क्या समस्या आ रही है उसको बेहतर किया जाए। ये बहुत सारे हैं। ओएमओ लगातार हम लोग बेच देते हैं, सरकार की नीतियां काम करती हैं, सरकार यहाँ एक प्रयास करती नीति कार्यक्रम के माध्यम से, या बेरोजगारी दर को कम कर लेते हैं। ये बहुत सारे यहाँ से उपाय बन जाते हैं। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं कि इसको उपाय के रूप में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। अब उसके बाद चले, मजा आ रहा है, यहाँ से सारी चीज समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से समझेंगे रेसेशन क्या था, मंदी किसे कहते हैं। देखिए ये एक जबरदस्त पॉइंट है, मंदी किसे कहते हैं, इसको बहुत मस्ती से समझेंगे, मजा आ जाएगा। मंदी, रेसेशन। देखिए एक ही पॉइंट में बता दूंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इकोनॉमी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। सोचो, इन्फ्लेशन क्या हुआ? डिमांड बढ़ रहा था, पूर्ति हो नहीं रहा था, रेट बढ़ गया, असंतुलन पैदा हो गया। अब सोचिएगा, रेसेशन का मतलब ये रहा कि इन्फ्लेशन होने के बाद मंदी आती है। अब ये मंदी किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? जैसे हम कह सकते हैं कि आपने एक, यहाँ पे एक राजा था, उसने कहा भैया जो मेरे घोड़े को घास से छका देगा मैं उसको पुरस्कार दूंगा। 10-20 लोग इकट्ठा होकर आए कि भैया हम छकाते हैं, उन्होंने हरे भरे जंगलों में घुमाया, घास खा के शाम को शाम आता है, उसने फिर वही काम कर दिया। भैया ठीक है, उन्हें घास में मुंह मार दिया। तुम जैसा कोई निकल के ज्ञानी आया, उसने कहा हमको दो जरा इस बार। वो गया, जब भी वो घास खाता 2 मारता उसके मुंह पे, जब भी घास खाता वो 2 मारता मुंह पे। 2-4 दिन प्रैक्टिस ऐसे कराया, वो डरने लगा इससे, राजा की उसकी डंडी से और उससे। कल को बोलता है ठीक है भैया हम आते, हम बताएंगे, हमारे सामने घास ही नहीं खाएगा, तुम्हारे सामने नहीं खाएगा। ठीक है लेके आओ। देखा तो वहां पे राजा वो खड़ा हुआ है डंडी लेके, वो घास ही नहीं खा रहा है। तो यानी उसने इतना डरा दिया कि वो घास खाएगा ही नहीं। तो ऐसी जनता को डरा दिया जाता है कि भाई लेना ही नहीं है, खराब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ रेसेशन क्या होता है इसके बारे में बहुत मस्ती समझते हैं, बड़ा मजा आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल समझो, एक तरफ ये कंपनी माल पैदा कर रही है, जो भी माल पैदा कर रही है, दूसरा यहां पे लोग हैं जो माल को खरीदने के लिए प्रयास करते हैं, डिमांड करते हैं। अब कंपनी 10 रुपये, मान लो 15 रुपये रेट है। अब क्या हुआ, यहां डिमांड रेट लगातार इसका बढ़ रहा है। जब एक तरफ लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, लोगों के पास डिमांड तो है लेकिन पैसा नहीं होता है, और ये इनके पास 12 रुपए है मान लेते हैं, और ये कंपनी इसके रेट को या यहाँ के इसके मूल्य को 14 रुपए से नीचे नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लागत ही 14 रुपए आ रही है। तो जब एक तरफ लोगों के पास पैसा नहीं होता खरीदने के लिए, दूसरी तरफ कोई भी ज्यादा सस्ता नहीं कर सकते, ऐसे प्रकार के हलचल को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदी कहते हैं। यानी माल भी पड़ा है लेकिन बेच नहीं सकते उससे कम में, लोगों की डिमांड भी है लेकिन वो खरीद नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं है। अब सोचिएगा, 2 ही रास्ते हैं, या तो सरकार इनको पैसा उपलब्ध करा दे जिससे कि अपने 12 में से 14 रुपए कर ले, या इनके पास जो कच्चा माल, ये सब माल लागत ज्यादा हो रही है, उस लागत में सरकार इतनी हेल्प कर दे कि ये अपने माल को सस्ता बना पाए जिससे ये इसको 12 में बेच पाए। दोनों ही कंडीशन समझनी पड़ेगी, या तो इधर काम करें या इधर काम करें। अब ये इनके पास पैसा कहां से आएगा, जब इनकी आय में वृद्धि होगी। अब आय में वृद्धि कब होगी, जब इनको रोजगार मिलेगा। रोजगार कब मिलेगा, जब शिक्षा बढ़िया होगी। शिक्षा जब बढ़िया होगी तो सबको सिस्टमेटिक एजुकेशन, इकोनॉमिकल शिक्षा मिलेगी। हम किस पे लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं धार्मिक शिक्षा पर। हम किसकी बात करते हैं, हम समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं। समाज डेवलपमेंट क्यों हो, कैसे होगा, इस पे कोई बात ही नहीं करता, जरूरत भी नहीं है करने की, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग यहाँ कुछ और चीजों में उलझे पड़े हैं। तो अब सोचो, दूसरी पॉइंट, एक कंपनी जब कोई माल बनाती है, मान लीजिएगा मैंने ये मार्कर बनाया एग्जाम्पल बेस पे, इसके लिए कच्चा माल भी आएगा, इसके लिए एल्यूमिनियम भी आएगा, इसके लिए सारी चीजें आएंगी। अब एक कंपनी में इतना दम ही नहीं होता कि सारी चीजों की व्यवस्था कर सके। वहाँ कंपनी में जो लोग बनाएंगे वो स्किल्ड लोग हैं या नहीं है, अगर वहाँ के हैं तो सस्ता माल बनेगा, अगर वो बाहर विदेश से आ रहे हो वो महंगा माल बनेगा।
भैया बड़ी समस्या है। तो सरकार इस हलचल को कैसे पैदा करे, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ध्यान रखना। अब होगा क्या इसमें, तो यहां अगर हम तुमसे पूछे कि मंदी क्या है, मंदी एक ऐसी सिचुएशन है कि माल होने के बाद भी बाजार में नहीं बिक पाता है, यानी लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मंदी एक ऐसी अवस्था है कि जब एक तरफ लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं होती है और दूसरी तरफ उस माल को कंपनी से उससे कम सस्ता भी नहीं कर सकती, ज्यादा सस्ता नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी अवस्था को हम मंदी कहते हैं। अब इससे क्या होगा, देखो मजे की बात, देखो दो तरफ मैं आपके बात कर रहा हूं। एक तरफ माल को सस्ता नहीं कर सकते कंपनी, और दूसरी तरफ ये खरीद नहीं सकते। यही तो एक मंदी का स्ट्रक्चर है। अब सोचो, माल को अगर सस्ता नहीं करेंगे तो अगर यहां इनका माल नहीं बिकेगा तो कंपनियां क्या होंगी, बंद होंगी। देखो कंपनियां क्या होंगी, बंद होंगी। कंपनियां बंद भी नहीं होंगी तो अगर बंद हो जाएंगी तो जिन्होंने लोन ले रखा होगा, जो प्रकार से ले रखा होगा लोन, उसको चुका नहीं पाएंगी। लोन अगर नहीं चुकाएंगी तो चूना किसको लगेगा, सरकार को चूना लगेगा, क्योंकि सरकार का ही लोन होता है। आपको नहीं पता अडानी पे इतना लोन है कि यदि अडानी इस समय चला जाए, मर जाए, कुछ हो जाए मान लेते हैं, तो सरकार कैसे जीवन यापन करेगी, ये सोचने का विषय बन जाता है ना। तो यहाँ से लोन नहीं चुका पाएंगे। अब लोन नहीं चुका पाएंगे तो यहाँ भी दिक्कत किसके सामने आ रही है, जनता की, सरकार के सामने आ रही है। तो सस्ता माल होने की वजह से ज्यादा अगर सस्ता कंपनियां लगातार क्या होंगी, बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। बंद होंगी तो यहाँ से लोग क्या निकलेंगे, यहाँ से रोजगार से निकाले जाएंगे। मान लो जहाँ पहले 10 लोग बना रहे थे, अब भैया 5 की आवश्यकता, तुम निकल जाओ यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है। देखा था ना अपने कोरोना के कार्यकाल में। अब रोजगार से निकलेंगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, चरम सीमा पर चली जाएगी। बेरोजगारी चलेगी तो लोग क्या करेंगे, हाय हल्ला करेंगे। वो बोलेंगे भैया 5 किलो गेहूं दे दो, हम लोग जीवन यापन तो कर लें, रोटी तो भरपेट खा लें। अब सरकार यहाँ भी सर लोन में चली गई है और इधर 5 किलो गेहूं भी देना पड़ रहा है। तो अब बोलेंगे कल को, सर जी हमें पेंशन भत्ता दे दो जिससे कि जीवन यापन कर लें, कुछ खाने पाने की व्यवस्था कर दो कि खा भी लें, निकाल भी ले, तो शौचालय बनवा दो और हमारे 5 किलो गेहूं दे दो हमको। तो ये सारी कहानी यहाँ समझ पा रहे होंगे सस्ता करने से क्या निकल आए। दूसरा पॉइंट, जब यहाँ खरीद नहीं सकते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब खरीदने की ना वजह से वहाँ पे क्या पड़ेगा। अब मजे की बात सोचिएगा और भी समझो, अगर बेरोजगारी यहाँ हो गई तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पत्नी को खुश कैसे रखेंगे, या और भी जो बातें हैं वो कैसे करेंगे, ये सारी इफेक्ट निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो यानी आपको 2 बातें समझनी पड़ी होंगी कि किसी भी देश के लिए मंदी आप जरूर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। जब लोगों के पास पैसा हो लेकिन कम हो, आपके पास 10 रुपये हैं, 15 रुपये का सामान आता है, किस काम के 10 रुपये, वो सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो खुशियाँ किस काम की जो खुशी ना दे पाए, वो समस्या किस काम की जिसका समाधान ना निकल पाए, है ना। तो यहाँ से अब देखो मजे की बात तुम देखना। अब मैं फिर वही कहता हूँ कि लोगों के लिए खरीदने के लिए अगर तुम पैसा दोगे तो पैसा देने के लिए देखो मजा आ जाएगा। 2 ही रास्ते हैं कि इन्फ्लेशन को करने के लिए, रोकने के लिए, मैं सरकार के साथ बात करता हूँ, या तो उसे लड़ लें या बच जाएं। 2 ही रास्ते हैं। अब लड़ेंगे कैसे और बचेंगे कैसे। लड़ने का मतलब ऐसे हुआ कि लोगों के पास 10 रुपए हैं, 15 का माल आ रहा है, लड़ लें, मतलब दिलवाएंगे लोगों को जान पूछ के। देखा नहीं आपने, किसी बेटा ने कहा भैया मुझे ये चाहिए, तो बाप जो कुछ भी करेगा, साला जमीन बेच के आएगा, दिलवाएगा। ये लड़ लिया, दिलवा दिया। यानी सरकार जो है, लड़ने का मतलब ये रहा कि लोगों के पास पैसा भेज दे। और पैसा भेजने के लिए समझिएगा, पैसा भेजने के लिए जो रेपो रेट है, जो दरें हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दर कम होंगी तो क्या होगा, लोन सस्ते में मिलेगा। लोन सस्ते में मिलेगा तो बाजार में क्या जाएगा, पैसा ज्यादा जाएगा। पैसा ज्यादा जाएगा, और पैसा ज्यादा जाने की वजह लोग क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करने से क्या होंगे, उनकी मांग पूरी हो जाएगी। तो मांग पूरी होने से क्या होगा, उनकी कहानी पूरी समझ पा रही होंगी कि ये सब चीजें हो जाएगा, महंगाई क्या हो जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उनके पास पैसा होगा तभी तो दर कम करेंगे, उनके पास तो खुद ही नहीं होता। अब बचने का मतलब क्या रहा, एक आदमी के पास 10 रुपए हैं, अब ये 5 रुपए उपलब्ध करा दिए, इसका मतलब लड़ लिया। अब उसका डिमांड ही खत्म कर दो भाई। उसने सोच रहा है कि 5 रुपये सरकार से मैं लोन लूंगा, उसको खत्म कर दो। इसका मतलब क्या रहा कि यहाँ दरों को और बढ़ा दो। दरों को बढ़ाने से लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होने से बाजार में पैसा क्या जाएगा, और कम जाएगा। और पैसा और कम जाने से क्या होगा, उनकी जो मांग है लगातार क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और मांग घटने से क्या हो जाएगी, महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी। जिनके पास पैसा है वही खरीद पाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं वो नहीं खरीद पाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि महंगाई जो है गरीब के ही लिए है, अमीर के लिए महंगाई नहीं है। भाई चावल आज 1000 रुपये किलो हो जाए मान लेते हैं, भाई मुकेश अंबानी को, बड़े बड़े जो बिलियनियर हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं ना, क्या दिक्कत भैया, तो 1000 रुपये खरीदने में खरीद लेंगे ना। दिक्कत किस है, तो महंगाई कौन करता है, मंदी कौन करता है, इन्फ्लेशन कौन करता है, आप समझ रहे हो ना। वो बीच का आदमी या गरीब आदमी जो यहाँ से कुछ मिलने पर फूफा फूल जाता है,
और जो अमीर आदमी है उसके फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीबी जाओ अमीरी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। बिस्लरी की बोतल तुम 1000 रुपये कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पिएगा पानी बिस्लरी का ही। और हम लोग गरीब बिस्लरी का पानी पीना चाहते हैं, ₹15 जेब में है, 5 रुपये कहाँ से आएंगे, इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? ये ही असंतुलन को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदी, इन्फ्लेशन के रूप में जानते हैं। दोस्तों एक बार कमेंट करो सर जी, सर मजा आ गया इसमें। अब देखो मजे की बात, देखो यहाँ पैसा, अगर पैसा बाजार में ज्यादा होगा तो यहाँ उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ निर्यात भी ज्यादा होगा। निर्यात ज्यादा होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ एक बार आपको समझना है कि लड़ने और बचने में क्या अंतर करना है, तो इसको हम लोगों ने एक बैलेंस करके समझना पड़ेगा कि आयात निर्यात ये सब चीजें कहाँ होती हैं। इसको सीक्वेंस वाइज सजाओ बहुत मस्ती के साथ। यही टॉपिक 2.5-3 घंटे का समझाने के लोगों के लिए, लेकिन मैंने इसको बहुत मिनिमम टाइम में कवर कर लिया। आइए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे प्रश्न पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको पढ़ें, इसको करने का प्रयास करें। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कमेंट करके बताएं यहाँ से पहले का, ये 5 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, इट मीन्स हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप जाइएगा विजेंद्र सर ऑफिशियल चैनल पर टेलीग्राम पर, और वहां जाके अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। इसके आंसर देने का प्रयास करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, फोर्थ का आंसर क्या है ये। और उसके बाद ये सारे वो मेन क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, अगर इनको समझ जाओगे तो बहुत मजा आ जाएगा। इन्फ्लेशन के पूरे डाटा को मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है कि जीवन में कोई कभी नहीं बता पाएगा। जैसे यहाँ से क्या है दिखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत के मुद्रास्फीति के मापने के लिए जिम्मेदार है? तो रिजर्व बैंक नहीं नापती है, वो तो दरों का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है ये करती है। इसका आंसर देखिए, बड़े आराम से टैकल कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थिति के योगदान, व्यवस्था मुद्रास्फीति के लिए स्थिति पैदा करने से योगदान करता है? देखिएगा नॉर्मली बात है, यहाँ से डिमांड, नॉर्मली बात है, डिमांड सप्लाई बिल्कुल सही बात है। धन का अधिक संचयन करना बिल्कुल सही बात है। धन का करों में वृद्धि, कैसे करों में वृद्धि करोगे तो पैसा ज्यादा जाएगा, तो इसका भी क्या है, वी आंसर है। तो यहाँ से इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इवन इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा क्या लिखा है। मेंस का क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आया हूँ। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से आप क्या समझते हैं? जो मुद्रास्फीति उसके लक्ष्यीकरण से जो एम है उसका, इन्फ्लेशन का टारगेटिंग है उसका क्या होता है? आप मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की व्यवस्था के अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों की पूर्ति हुई है, समालोचनात्मक वर्णन करें या जांच करें, ये आपसे पूछा गया है। तो जब ऐसा प्रश्न वो आपसे पूछेगा तो यानी इन्फ्लेशन की पूरी घटनाओं के बारे में पूछ रहा है। कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। मैं अभी इस चीज़ को लाइव लेके आना चाह रहा हूँ, यदि आप चाहें तो कमेंट करिएगा कि सर लाइव लेके आइएगा। हम वहाँ डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, टॉपिक के पूरे कंप्रिहेंसिव वे को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हैं तो अपने अंदर से निकलने वाली तरंगों को एक दूसरे तक पहुँचाइएगा कि इस तरह से पढ़ाई की जाती है। ये होता है स्ट्रक्चर पढ़ने का। आप एक टॉपिक को लिखो, टॉपिक को लो, कोई भी टॉपिक, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी का भी टॉपिक क्यों ना हो, और उसके सारे एस्पेक्ट से खेलने का प्रयास करें। इवन फैक्चुअल बातें भी करें, कंसेप्टिव बातें करें, अप्लाइंग पार्ट भी करें। जब आप टॉपिक को समझ जाएंगे तो फिर उससे आने वाले प्रश्नों की झड़ी को लगाओ। प्रीलिम्स में क्या आया है, मेंस में क्या आया है, आने वाले सभा में कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो एक बार कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि यहाँ से रुकना नहीं चाहिए हर किसी व्यक्ति के लिए। और मिलते हैं नए स्लॉट के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।